नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दूसरे दिन भारत को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मिली। भारत ने आतंकवाद का मसला उठाया, पहलगाम हमले का जिक्र किया और कहा आतंकवाद पूरी मानवता के लिए साझा चुनौती है और इस पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड मंजूर नहीं होगा। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 4 दशक से भारत आतंकवाद का दंश झेल रहा है। पीएम मोदी ने सारी बातें पाकिस्तान के पीएम के सामने कही, जिसके बाद एससीओ की तरफ से साझा बयान जारी हुआ और सदस्य देशों ने एकजुटता दिखाई कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड मंजूर नहीं होंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुरूप सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति को लागू करते हुए सभी आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक कन्वेंशन को आम सहमति से अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। खुद चीन के राष्ट्रपति ने भी आतंकवाद की निंदा की। तो क्या कूटनीतिक स्तर पर भारत को बड़ी कामयाबी मिली है और आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान अलग थलग है? क्या पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद की तस्वीर से भारत ने चीन को रूबरू कराने में सफल कोशिश की? इन सवालों का जवाब मेहमानों से लेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। एससीओ से सीधा संवाद, बर्दाश्त नहीं आतंकवाद। भारत रूस चीन साथ आए, आतंक पर अकेला पड़ा पार। एससीओ घोषणा पत्र में भारत की जीत, पाकिस्तान की चुप्पी। आतंकवाद पर कूटनीतिक जीत मिलने के संकेत तो बैठक से पहले ही मिल गए थे, जब पुतिन और मोदी मिले और पाकिस्तान पीएम शहबाज देखते रह गए। इसके बाद जब समिट शुरू हुआ तो पीएम ने सीधा संवाद किया और साफ साफ लहजे में कहा आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। पीएम मोदी ने आतंकवाद को सिर्फ भारत के लिए चुनौती नहीं बताया, बल्कि दुनिया के लिए खतरा बताया है। और जब मानवता का जिक्र हुआ तो एससीओ के सदस्य देशों ने इसकी तारीफ की। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। अलगाववाद और उग्रवाद इस राह में बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ एक देश की सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी नागरिक इसे खुद को सुरक्षित नहीं मान सकता। आतंकवाद पर भारत के पक्ष को एससीओ में जोरदार समर्थन मिला और आगे जो हुआ वो पाकिस्तान के लिए सख्त संदेश था। तियानजिन घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई। सदस्य देशों ने मृतक और घायल परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई। एससीओ के सदस्य देशों ने घोषणा पत्र में कहा, सदस्य देश आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एससीओ के घोषणा पत्र में भी यह लाइन दर्ज की गई है, सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवादियों की सीमा पर गतिविधियों सहित आतंकवाद का मुकाबला करने का आह्वान करते हैं। बैठक खत्म होने के बाद शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों ने जो घोषणा पत्र जारी किया, उसमें भारत के जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई है। इस घटनाक्रम को पाकिस्तान के लिए फजीहत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं भारत के लिए यह बड़ी बात है कि जिस मंच पर रूस और चीन जैसे दिग्गज देश के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहे, वहां पाकिस्तान के सामने ही पहलगाम हमले की निंदा करते हुए आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री के चीन जाने से पहले कई तरीके की बातें हो रही थी कि आने वाले दिनों में जब एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री शामिल होंगे तो चीन में प्रधानमंत्री वर्तमान बदलते हालात में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बात कैसे रखेंगे, कैसे इन राष्ट्रों के बीच में भारत का स्टैंड क्लियर करेंगे। लेकिन आज की तस्वीर ने और आज के बातों ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। हमने अपने दर्शकों से प्रधानमंत्री के एससीओ में दिए गए भाषण और वहां पर लिए गए रेजोल्यूशन और कई बातों को लेकर
सवाल किए, सर्वे किया, हमने लोगों से सवाल पूछे। पहले सवाल का रुख कर लेते हैं, हमने लोगों से क्या पूछा आपको दिखा देते हैं। एससीओ की बैठक से आतंकवाद के मसले पर भारत का पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश गया है। आपकी राय क्या है? पाकिस्तान की बेइज्जती 29% लोगों ने कहा कि ऐसा हुआ है, बेनकाब हुआ पाकिस्तान 58% लोगों ने कहा, और 13% ने कुछ भी नहीं कहा इस बारे में। दूसरा सवाल हमने पूछा, क्या भारत का मकसद पाक प्रायोजित आतंक की तस्वीर से चीन को रूबरू कराना था? अब देखिए जवाब लोगों की, 79%, 79% ने कहा है हां ऐसा ही था। 7% ने कहा नहीं, ऐसा नहीं लगता कि केवल चीन को रूबरू कराना था, संदेश पूरे विश्व को देने की कोशिश थी। लेकिन 14% ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। ज्यादातर लोगों ने कहा कि हमने चीन को ही बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्योंकि चीन अक्सर ढाल बनकर खड़ा होता है। तीसरा सवाल हमने पूछा, क्या आतंक को पनाह देकर पाकिस्तान खुद भी बर्बादी की कगार पर आ चुका है? कोई इसमें दो राय नहीं, एकदम मेजॉरिटी के साथ 90% ने कहा हां बिल्कुल, 7% ने कहा ऐसा नहीं है, और 3% ने कोई इसमें जवाब नहीं दिया। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मेजर जनरल पीके सहगल, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और सुरेंद्र सिंह लाली, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर। सुरेंद्र भाई, बहुत स्वागत है। पहले क्योंकि मैं थोड़ा सा डिप्लोमेसी यहां पर समझ लूं और दर्शकों को आपके जरिए समझा दूं, 2 मिनट का समय मैं आपको देता हूं और एक पुरानी तस्वीर पर ले जाता हूं, जहां रक्षा मंत्रियों की बैठक इसी एससीओ से पहले हुई थी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उस रेजोल्यूशन पर साइन करने से मना कर दिया था जहां पहलगाम नहीं था। लेकिन आज तस्वीर बदली कैसे, क्या हुआ सुरेंद्र भाई? नमस्कार। देखिए, तस्वीर तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐसी बदल दी और हमने दुनिया को बता दिया कि ना हम 3 में हैं ना 13 में हैं। मैं अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब की राजनीति की कड़ी निंदा करता हूं, जो वो टैरिफ की छड़ी घुमा रहे हैं, तो मैं ऐसे भी नहीं है कि खुशी से कह रहा हूं कि चीन भी बहुत रिलायबल है। हमारे प्रधानमंत्री ने और जो हमारी कूटनीति है उसमें हमने पहले भी दुनिया को सिखाया, और अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी जिस तरह से यूरोप को ट्रीट किया है टैरिफ में, सिखा दिया कि हम ना एक कैंप में हैं ना दूसरे कैंप में हैं। हमारा सिर्फ कैंप है हमारे हिंदुस्तान की मईशत, हमारी 1.4 करोड़ लोगों की खुशहाली, हमारी एनर्जी नीड। तो अब एक बात तो समझ आ ही गई है चीन को भी, कि अगर चीन को भी आगे बढ़ना है, और मैं इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने क्या किया कि देखिए राजीव जी, एक जमाने में जो ब्रिटिशर थे वो करते थे डिवाइड एंड रूल। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसका उल्टा कर दिया। उन्होंने जिस हिसाब से अपना रूल चला रहे हैं, उसने अपने सारे जो एनिमीज हैं, जो उनके एडवर्सरीज हैं, उनको यूनाइट कर दिया है। तो एक बात तो अब चीन को भी समझ आ गई डोनाल्ड ट्रंप साहब के माध्यम से और टैरिफ से, कि अगर चीन को भी आगे बढ़ना है तो उसे हिंदुस्तान से अपने मसलों पर बैठ के शांतिपूर्वक समझौता करना पड़ेगा। वो जो पाकिस्तान के थ्रू प्रॉक्सी वॉर लड़ता है और जो पाकिस्तान के पीछे से छुप के रियल टाइम इंटेलिजेंस देता है, वो नहीं चलेगी आगे। तो ये चीज सबसे बड़ी दुनिया को समझ आ गई कि द बेस्ट पॉलिसी दैट इंडिया हैज बीन यूजिंग सिंस इंडिपेंडेंस एंड अंटिल नाउ इज कि हम किसी कैंप में नहीं, हम किसी की लड़ाई में नहीं इनहेरिट करेंगे। हम सिर्फ अपने लोगों की, अपनी ग्रोथ, अपनी इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं। उसमें जो हमारे रास्ते में फायदेमंद आएगा बहुत बढ़िया, जो नहीं आएगा तो हम उसे हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे। ठीक है सुरेंद्र सिंह लाली, मैं आगे और चर्चा को ले जाऊंगा, लेकिन मैं अब मेजर जनरल पीके सहगल आपका रुख करूंगा। और जब आपका रुख करूंगा तो जाहिर सी बात है कि मैं डिफेंस रिलेटेड मुद्दों पर भी लाऊंगा, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि
केवल डोनाल्ड ट्रंप इसके पीछे जिम्मेदार हैं या फिर कुछ और भी ऐसा हुआ है पर्दे के पीछे? डिप्लोमेसी इसीलिए बहुत ज्यादा एक आभासी, एक ऐसा वर्चुअल फील्ड क्रिएट करती है जहां तलाशना पड़ता है कि सच कितना अंदर है और झूठ कितना आगे तक तैर रहा है। हो क्या रहा था पीछे? क्योंकि चीन भारत से बिजनेस करना चाहता है, भारत के साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन चीन पंचशील के बाद भी धोखा दे चुका है। 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आगे बढ़ रहे थे कि चीन के साथ आगे बढ़ना है, तब चीन हमारे फिंगर्स एरिया के ऊपर कंट्रोल कर रहा था। वो 2020 वाली से पहले वाली सिचुएशन पर अब भी बात नहीं कर रहा है, वो केवल ट्रेड पर बात कर रहा है। तो पाकिस्तान को एक केज में लाने की कोशिश चीन ने भी की। कैसे हुआ और इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं? मेजर जनरल पीके सहगल। देखो, चीन को भी साफ तौर पे नजर आ गया कि एक तो हिंदुस्तान सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे स्टेबल गवर्नमेंट है, इसमें कंप्लीट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सरकार बड़ी डिसाइसिव है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है बड़े डिसाइसिव लीडर है और एब्सोल्युटली उनका टोटल कमांड एंड कंट्रोल है। जबकि इस समय जी का जो अपनी छवि अपने देश के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। उनकी इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं। तमाम सब्सिडीज़ के बावजूद भी उनकी इकोनॉमी जो है बेहतर नहीं हो रही। वो साफ तौर पे साथ ही साथ ट्रंप के जो टैरिफ है वो टैरिफ से वो भी दुखी है, हम भी दुखी हैं। लेकिन सबसे बड़ा मकसद ये है कि चीन जो है साफ तौर पे जानता है कि बिना हिंदुस्तान के सपोर्ट के चीन की इकोनॉमी जो है टर्न अराउंड नहीं कर सकती। आज चीन को हिंदुस्तान की ज़्यादा आवश्यकता है बजाय हिंदुस्तान को चीन की, और इसी का हिंदुस्तान फायदा उठाना चाहता है और उठा रहा है। साथ ही साथ चीन को ये भी समझ आ गया है कि हिंदुस्तान इज नॉट ओनली द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बट इट्स ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मिलिट्री पावर्स इन द वर्ल्ड। जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने कर दिखाया, वास्तव में उसको देखकर दुनिया दंग रह गई। इन एग्जैक्टली 44 मिनट्स जो हमारी तरफ से ऑफेंसिव हुआ, एक नाइट 6-7 को जब हमने 9 टेररिस्ट हब्स को 22 मिनट में तबाह कर दिया, जब चीन ने रिएक्ट किया और 1000 ड्रोन हमारे खिलाफ फायर किए। अगले 2 दिन में कुछ मिसाइलें दागी, कुछ हवाई जहाज दागे, एक भी हिंदुस्तान के एयर डिफेंस सेटअप को पेनिट्रेट नहीं कर सका। और फिर हिंदुस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की, वंस अगेन एग्जैक्टली 22 मिनट्स में हमने उनके 13 जो मुख्य एयर बेसेस थे उनको तबाह कर दिया। उनमें से कुछ जो अभी भी आईसीयू में है, उनका जो सबसे बड़ा ऑपरेशनल सेंटर था, जो उनका न्यूक्लियर कमांड पोस्ट भी था, उनके एयर डिफेंस ऑपरेशन के लिए भी था, एयर ऑफेंसिव एयर ऑपरेशन के लिए भी था, नूर खान, वो बेस जो है अंडरग्राउंड था, 50 फीट नीचे था, स्टील और कंक्रीट का बना हुआ था। अमेरिका ने उसको बनाया था। उसके अंदर कम से कम 150 से 200 सीनियर ऑफिसर मौजूद थे और उसके भेदने के या डिस्ट्रॉय करने के लिए एक ही एग्जॉस्ट विंडो थी, तकरीबन 3 फीट बाई 2 फीट। हिंदुस्तान के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स, इंटेलिजेंस इतना बढ़िया था कि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स उसको पता थे। हमने मिसाइल उसके बीच में से दागी और नीचे 150 से 200 जो सीनियर ऑफिसर थे सारे के सारे इवेपोरेट हो गए। पाकिस्तान ने बुलडोजर चला के लोगों को ये भी बताया कि कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई। लेकिन चीन को साफ तौर पे समझ आ गया कि आज हिंदुस्तान की जो ग्रोइंग मिलिट्री पावर है, इट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी इजिली रेकन्ड विथ। और उनको साफ तौर पे नजर आया कि आज का हिंदुस्तान जो है बहुत अलग हिंदुस्तान है, बहुत शक्तिशाली है और उनके साथ समझौता करना ही चीन के लिए फायदेमंद होगा। कई बार मुस्कुराहट, हाथ हैंडशेक जो होता है, वो जो तस्वीर दिखाते हैं, उससे कुछ अलग तस्वीर जब उसका एनालिसिस किया जाता है तब निकलकर सामने आती दिखती है। सुरेंद्र सिंह लाली, कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं, और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, मैं भी जब उसको डिटेल में समझने की कोशिश कर रहा था तो मुझे लगा कि आपसे इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। क्या प्रधानमंत्री मोदी इस बार एससीओ की बैठक में हमने हासिल जो किया है आज के दिन, वो बड़ा सरप्राइजिंग है। और एक बात तो ये भी कि पाकिस्तान हमारा मेन एडवर्सरी है, ये पुराने दिनों की बात हो गई। रियल एडवर्सरी, रियल कंपटीटर तो चीन ही है हमारा, जिसको देखकर में आगे चलना चाहिए। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी इस बार एससीओ में एक बड़ी कमजोर सिचुएशन में वहां पर गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए हैं, भारत को झटके उस पर लगे हैं जो फाइनेंशियली भारत का गेन था, और उसके चलते भारत के पास प्रेशर बनाने की ताकत कोई नहीं है। वहां चीन भारत से बिजनेस तो चाहता है, लेकिन चीन रेयर अर्थ पर,
तिब्बत इश्यू पर, LAC पर या फिर और किसी दूसरे इश्यू पर वो कोई बात नहीं करना चाहता। क्या वाकई ऐसा है कि हम इस बार SCO की बैठक में कमजोर पोजीशन में वहां पर पहुंचे हैं बदलते वैश्विक समीकरणों के? देखिए, मैं इस कमजोर लफ्ज से बहुता इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि आजकल की जो ग्लोबल सोसाइटी है, ग्लोबल विलेज, उसमें कोई कमजोर नहीं है। एक अफगानिस्तान तो अमेरिका से संभल नहीं पाया, 40-50 बिलियन डॉलर लगा के उन्हीं से लड़ने आए थे तालिबान से, उन्हीं को ही अपना असला देके वापस चले गए। हिंदुस्तान तो दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है, डेमोक्रेसी है। SCO में भी आप देखिए, जितनी भी कंट्रीज, उसमें सारे ऑटोक्रेट्स हैं, उसमें डेमोक्रेसी तो हम ही है सिर्फ एक। देखिए, एक बात तो आप समझिए कि चीन, ऐसा नहीं होगा कि इस विजिट के बाद भी चीन के साथ हमारे रिश्ते उस तरह के होंगे कि वो कस्में वादे शुरू हो जाएंगे। ना हिंदी होने भी नहीं चाहिए। हमने एक बार गलती 62 से एक्सपीरियंस रहा है, ये होना भी नहीं चाहिए। कॉशन रहना चाहिए, बिजनेस अलग है। देखिए, अब वो देखिए, अगर आप पहले अगर हिंदी की फिल्म 80s की हिंदी की फिल्म में देखते थे ना, तो उसमें एक लफ्ज होता था पोएटिक जस्टिस, के पिक्चर की एंड में मतलब जो अच्छा हो या बुरा हो, सबका एक निकल आता था निष्कर्ष। अब ऐसा नहीं है। हमारा चीन से इतना बड़ा डेफिसिट है, पर हम उसको नहीं मिस कर रहे हैं। हम नहीं, उसको आप सही नहीं कह रहे मिला हैं। रहे हैं। 127 अरब चीन ने डॉलर का हमारी जगह बिजनेस ली है, हुई है, क्योंकि जो कि अब जो राजनीति है वो बड़ी सिचुएशनल है, इस समय की है। इसमें आप अपनी पुरानी हिस्ट्री लाएंगे। मेरे पिताजी कहा करते थे कि जब ट्रेन स्टेशन पे एक ट्रेन लेट, जब वो लेट हो रही हो, एक मिनट, एक ट्रेन हो रही हो, तो बड़ी ट्रेन ने आना हो तो छोटी ट्रेनों को और बाहर ही खड़ा कर दो, बड़ी ट्रेन को टाइम में आने दो, ताकि बाकी ना डिले हो। तो मसला ये है कि अब हमने ओवरऑल देखना है कि अगर चीन से हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है वो हो जाएगा, हम करेंगे उसको, यह हमारा डेफिसिट है इतना बड़ा। लेकिन इस समय चीन से हमें रेयर अर्थ भी चाहिए, जो आपने अभी बोला, और अभी हमारे पास रेयर अर्थ और सेमीकंडक्टर की क्षमता नहीं है। तो जब तक वो नहीं है, हम अपना काम निकालेंगे। उसके बाद जिस हिसाब से मोदी गवर्नमेंट में वो काम कर भी रहा है, जब हम चौथे से दूसरे लेवल पे आएंगे दुनिया में, फिर हम अपने तरीके से करेंगे। तो हमेशा मौका देख के चौका मारा जाता है, हर बॉल पे आप हाथ खोल के नहीं खेलते। सही कह रहे हैं आप, मौका देखकर चौका, हर बॉल पर हाथ खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद को रिस्की सिचुएशन में ले आती है। मेजर जनरल PK सहगल, ये एक अजीब है, मतलब बहुत सारे लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे SCO के इस रेजोल्यूशन को, जिसमें खुद शी जिनपिंग कह रहे थे टेरर के ऊपर, पहलगाम के ऊपर उन्होंने इंडिकेट किया। पहलगाम पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर पे इंटेल सपोर्ट चीन ने दिया, रियल टाइम लोकेशन चीन ने दी, और आज चीन कुछ ही महीनों में कह रहा है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और वहां शहबाज सुन रहे हैं। ये मेजर शिफ्ट है। ये डिप्लोमेसी में जो शब्द चुने जाते हैं उसके लिए भी बहुत झगड़ा लड़ाई होती है कि यहां पर यही शब्द होना चाहिए। ये मेजर शिफ्ट क्या चेंज का इशारा करता है PK सहगल साहब? ये तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की और हिंदुस्तान की बहुत जबरदस्त कूटनीतिक जीत है कि वास्तव में इट्स अ वेरी मेजर पैराडाइम शिफ्ट। अगर आपको याद होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो चीन पाकिस्तान के साथ में था, वो साफ तौर पे कह रहा था हिंदुस्तान जो है एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करे। वो पाकिस्तान के साथ ये सहमत था कि पाकिस्तान इस पे इन्वॉल्व ही नहीं है, और केवल हो सकता है कि कार्रवाई हिंदुस्तान के अंदर के अपने ही लोगों ने करवाई हो। और हमारे अपोजिशन पार्टी भी उस समय इसी माफी के रोने रो रही थी, या इसी माफी का म्यूजिक चला रही थी। लेकिन उसके बावजूद जो है, और फिर जब ब्रिक्स मीट हुई, ब्रिक्स मीट में किसी प्रकार से पहलगाम का नाम नहीं लिया गया, टेररिज्म का कंडेमनेशन किया गया, और बलूचिस्तान में जो ट्रेन के ऊपर हमला हुआ उसका कंडेमनेशन किया गया, लेकिन पहलगाम के बारे में कोई नाम नहीं लिया गया। पाकिस्तान को बेनकाब उस माफी नहीं किया गया जिस माफी का अभी किया है। लेकिन अगर आपको याद होगा, जब SCO मीट से पहले जब डिफेंस मिनिस्टर की मीट हुई थी, तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ ने साफ तौर पे रेजोल्यूशन को साइन करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस समय पहलगाम के जिक्र नहीं था। आज वही चीन
जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक है, कहता है उनकी आयरन क्लैड रिलेशनशिप है, हायर देन द हिमालयस, डीपर देन द ओशंस। उनकी मौजूदगी में, शहबाज शरीफ की मौजूदगी में मजबूरन होके साफ तौर पे उनको कंडेम करना पड़ा। और ये साथ में कहा कि जो टेररिज्म है किसी प्रकार के डबल स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जो टेररिज्म है, जो भी इस घटना के स्पॉन्सर्स थे, जो भी इसके जो जिन्होंने इसको नाकाम में हिस्सा लिया, जो इसके स्पॉन्सर्स थे और जो इसके पीछे लोग थे, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। दे शुड ऑल बी ब्रॉट टू जस्टिस। यानी दबाव में शहबाज शरीफ इस्लामाबाद लौटेंगे, इसका तो इशारा यहाँ पर समझ में आ रहा है। मैंने दो और सवाल पूछे लोगों से, और वो भी आपके सामने और जनता के सामने रख देते हैं। चौथा सवाल पूछा कि क्या आप पाकिस्तान के प्रायोजित आतंक के खिलाफ भारत की डिप्लोमेसी या कूटनीति से संतुष्ट हैं? सवाल तो लोगों से डिप्लोमेसी को लेकर पूछा गया, लेकिन लोगों के जवाब ऐसे आए कि वो सब समझ गए। 82% ने कहा कि हाँ वो संतुष्ट हैं, 17% ने खुलकर कहा कि नहीं वो संतुष्ट नहीं है, और सिर्फ 1% इसका कोई जवाब नहीं दे सके। अगला सवाल, क्या भारत वैश्विक आतंकवाद का अंत करने की दिशा में दुनिया को एकजुट करने में सफल हो रहा है? इसका जवाब भी बड़ा इशारा देता है। 83% कहते हैं जी हाँ सफल हो रहा है भारत, वक्त लग रहा है सफल हो रहा है। 14% कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये हमले हो रहे हैं। 3% ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। ये दो सर्वे भी हम रख देते हैं। और सुरेंद्र सिंह लाली, आपका रुख करूंगा, लेकिन मैं अपने पीसीआर के साथियों से कहूंगा कि आज की वो तस्वीर दिखाएं जब प्रधानमंत्री पुतिन के साथ चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। हमारे साथ तस्वीर दिखाएं, मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है, और वो तस्वीर अभी कुछ देर पहले से चल रही थी। सुरेंद्र सिंह लाली जी, अभी वो तस्वीर चल जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन ये पिक्चर ऑफ द डे बन गई है। मुझे ये कहने में कोई शक गुरेज नहीं है, ये वाली नहीं, ये तो पुतिन के साथ की है, वो जिसमें पुतिन के साथ प्रधानमंत्री चलते हुए जा रहे हैं, और एन कॉर्नर पर जाकर जी ये शहबाज शरीफ यहां पर दिखाई पड़ते हैं, और दोनों गुजर जाते हैं, जस्ट पास्ड बाय, निकल गए जैसे बगल में कुछ था ही नहीं। ये पिक्चर ऑफ द डे इतना खुशी तो नहीं देगी, लेकिन फिर भी करंट सिनारियो में शहबाज शरीफ की हैसियत जरूर बता रही है, और पाकिस्तान कहां है ये समझा रही है। राजीव जी, पाकिस्तान एक डमरू की तरह है। अगर उसे अमेरिका पैसे देता है तो उस तरफ बजना शुरू हो जाता है, अगर चीन देता है तो उस तरफ बजना शुरू होता है। एक मिनट सर, एक मिनट सुरेंद्र सिंह लाली, जवाब लंबा रखिएगा सर, जवाब लंबा रखिएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या अभी अभी पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा है, जिसकी सजा इनडायरेक्टली डिप्लोमेसी ने, चीन भी जिसमें शामिल रहा है, इन तस्वीरों में दे दी गई है? राजीव जी, पाकिस्तान तो मैंने कहा ना एक डमरू की तरह है, और मैंने इनका नया नाम रख दिया आज से शहबाज शरीफ साहब का अब्दुल्ला, क्योंकि जिस तरह से ये फोटो में पीछे खड़े हैं ऐसे लगता है बेगानी शादी में अब्दुल्ला। ये तस्वीर दिखाते रहे, लगातार पीसीआर से बोल रहा हूं, ये तस्वीर पिक्चर ऑफ द डे है। सुरेंद्र सिंह लाली बताएं। मैंने कहा इनका मैंने नया नाम रखा अब्दुल्ला जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह खड़े हैं। क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान की हैसियत क्या है। महाराष्ट्र का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो बजट है वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। $1 बिलियन के लिए ये शहबाज शरीफ साहब सूट पहन के कटोरा लेके पहुंच जाते हैं। इतनी बड़ी मीटिंग में तो मुकेश अंबानी साहब खुद भी नहीं बैठते, शायद उनका एक आधी कंपनी का सीईओ बैठता है। मैं अब आपको बड़ी बात लाना चाहता हूं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं। चीन भारत से डरता है, क्योंकि चीन को पता है कि चीन थोड़ा सा हमसे आगे इसलिए क्योंकि एक तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी पहले खोली थी, दूसरा वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। यूपीए 1 आई तो फलाना रिफॉर्म नहीं आया, यूपीए 2 आई तो ढिंगाना रिफॉर्म नहीं आया। अब मोदी साहब के नीचे सिंगल विंडो क्लियरेंस है। चीन डरता इसलिए है कि चीन को पता है कि आगे जाके अगर उसे कोई मात देगा तो वो भारत ही देगा, क्योंकि भारत जितनी सॉफ्ट पावर, भारत जितनी इंटेलिजेंस। अब देखिए पीछे जैसे ही एप्पल की फैक्ट्री का वो, तो चीन ने अपने सारे इंजीनियर वापस बुलवा लिए चाइना, क्योंकि चीन को पता था कि इंडिया में वो इंजीनियर रहेंगे। हिंदुस्तानी दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर डॉक्टर माने जाते हैं, तो चीन डरता है भारत से। पर जैसे कि मेजर जनरल साहब ने भी बोला
कि चीन को भारत से अगर दोस्ती नहीं डालेगा और ये पाकिस्तान के साथ दोहरा गेम नहीं खेलेगा तो चीन खुद भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अगर आपके बगल में आपका हमसाया गलत आ जाएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप फिर बॉर्डर पे और इन्हीं चीजों में मसरूफ होकर रह जाओगे। तो 100 बात की बात यह है, मेरे कहने का लबा भी है कि चीन भारत से डरता है कि अभी हमारे पास सिर्फ अगर रेयर अर्थ नहीं है, हमारे पास मैग्नेट्स नहीं है, हमारे पास सेमीकंडक्टर नहीं है, ये अभी नहीं है। सुरेंद्र सिंह लाली, हमने वाकई investment आप ये किए, बात आगे कह तो बढ़ोगे। रहे हैं चीन भारत से डरता है, लेकिन डिप्लोमेसी में इन शब्दों का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं होता। और वो चीन भारत से डरता है, उसे ऐसे समझ सकते हैं कि आज शहबाज शरीफ बैठे थे और शी जिनपिंग कह रहे थे कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया हम नहीं अपनाएंगे, एससीओ नहीं अपनाएगा, पहलगाम की निंदा कर रहे थे। लेकिन यह भी याद रखना होगा कि फिंगर्स एरिया में 2020 से पहले की स्थिति बहाल नहीं हुई है। अरुणाचल को साउथ तिब्बत कहता है, नाम बदल देता है, लेकिन कुछ और चीजें भी समझनी है कि 1971 में भारत का दोस्त रूस और आज का रूस इस लिहाज से अलग है कि यूक्रेन के युद्ध में चीन ने पूरी मदद की है रूस की, तो यह रूस आज चीन का भी दोस्त है। डिप्लोमेसी कैसे परिभाषित करती है चीजों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एससीओ के आज की तस्वीरों ने, और पिक्चर ऑफ द डे तो चलेगी अभी कई दिनों तक, उसने बता दिया कि डिप्लोमेसी वाकई इस बार जबरदस्त हुई है तियानजिन में। बहुत शुक्रिया पीके सहगल सर आपका जुड़ने के लिए, और सुरेंद्र सिंह लाली आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एससीओ से जुड़ी हुई बातें आज और होंगी, अभी आने वाले दिनों में और होंगी। हालांकि यात्रा पूरी जरूर हो गई है, लेकिन इसके असर दिखने जल्द शुरू होंगे। एक छोटा